चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 65, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी से देखना है अपन को। एलएलपी के पार्टनर्स के अपन ने जो भी प्रोविजंस डिस्कस किए थे वो याद है सबको? मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? इनकेस अगर नहीं हो तो 6 मंथ, और अगर 6 मंथ्स में भी तुमने कोई नया पार्टनर अपॉइंट नहीं किया तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और नहीं तो इन जनरल अगर कोई पार्टनर की वैकेंसी होती है तो इन जनरल जो टाइमलाइन है वो अपनी 30 डेज है। 6 मंथ्स का तुम्हें लास्ट डेडलाइन ये दिया हुआ है कि इनके उतने टाइम में भी अगर नहीं हो पाई फुलफिल तो फिर तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट अपन ने लास्ट चीज़ जो देखी थी दैट वाज पनिशमेंट, पेनल्टीज। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डिटेल याद है कैसे कर देते हैं? स्पाइस प्लस का एक फॉर्म होता है जिसमें तुम पहले नाम रिजर्व करोगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें फिर तुम्हारी सारी डिटेल्स जाएगी। अब यहाँ पर जो चार्टर डॉक्यूमेंट है वो एओ या एमओए नहीं है, यहाँ पर एलएलपी का जो चार्टर डॉक्यूमेंट है वो एलएलपी का अग्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले तुम जैसे कंपनी में स्पाइस प्लस था वैसे एलएलपी के लिए जो फॉर्म है दैट इज फॉर्म फिलिप। इस फॉर्म फिलिप में तुम अपना नेम रिजर्वेशन भी करा सकते हो, तुम एलएलपी की बाकी सारी डिटेल्स भी फिलअप कर सकते हो। अपन ने क्या देखा था? मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, दोनों के पास डीपीआईएन होना चाहिए, उसके बिना अपन अपॉइंट नहीं कर सकते। इन केस अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डीपीआईएन नहीं है तो वैसे केस में अपन इस फॉर्म फिलअप के थ्रू भी डीपीआईएन ले सकता है। मैक्सिमम कितने लोगों का? 5। ये लिमिट कंपनीज एक्ट में कितनी थी? 3 की। तो जैसे यहाँ पर 3 लोगों के अपन दिन ले सकते थे, यहाँ पर मैक्सिमम 5 लोगों के तुम डीपीआईएन ले सकते हो। बेसिक पता चला फॉर्म फिलअप क्या है। अब यहाँ पर अपन सेक्शन की लैंग्वेज पे आते हैं। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। सेक्शन 11 का जो पहला सब सेक्शन है वो 3 कंडीशन स्पेसिफाई करता है कि अगर ये 3 कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है तो तुम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पहला कंडीशन ये कि एटलीस्ट 2 या उससे ज़्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस मोटिव के लिए कोई काम करते हुए होने चाहिए। एलएलपी में अपन चैरिटी या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे। एलएलपी का मेन पर्पस अपना एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए कि प्रॉफिट के इंटेंशन से तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। सेकंड कंडीशन, इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो तुम्हें अग्रीमेंट बनाना है, जो तुम्हें फीस सबमिट करनी है, वो रूल्स के हिसाब से तुमने फॉलो किया है। और तीसरा पॉइंट आता है प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन। यहाँ पर अब अपना स्कोप आता है कि कोई भी प्रोफेशनल, अब यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि सीएस ही हो, कोई एडवोकेट, सीए या फिर सीएस, इन तीनों में से किसी ने भी अगर एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वेरीफाई कर दिया है कि ये जो इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हुआ है वो ड्यूली वेरीफाइड तरीके से हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट भी तुम्हें रजिस्ट्रार में साथ में इंटीमेशन के लिए सबमिट करना होगा। फ़ोन प्लीज़ अपना साइलेंट कर लो। समझ आया? तो सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 के जो 3 क्लॉजेज है, पहला क्लॉज टॉक्स अबाउट लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन, सेकंड टॉक्स अबाउट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और थर्ड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आओ सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 बात करता है तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में कि अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ आएगी तुम्हारी फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप में कौन से सर्विसेज साथ में इंक्लूड की हुई है। इनकेस अगर कोई इंडिविजुअल जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डीपीआईएन नहीं है तो वो इसके साथ में उसके लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मैक्सिमम कितने लोग डीपीआईएन फाइल कर सकते हैं? 5। सेकेंड, जो नाम का रिजर्वेशन है, एलएलपी के नेम का जो रिजर्वेशन, जो अपन ने कंपनी में जो प्रोसीजर देखा था कि अपन नेम रिजर्व करके रख सकते हो उसके बाद तुम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, सेम प्रोसीजर अपन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो नेम रिजर्वेशन तुम फॉर्म फिलअप के साथ कर सकते हो। ये चीज़, ये जो नया प्रोविज़न आया है वो पहले तक नहीं था। पहले एलएलपी का अगर तुम्हें नाम रिजर्व करना है तो तुम्हें रन एलएलपी में करना पड़ता था।
रन एलएलपी में तुम अलग से अपना नाम रिजर्व करके रख सकते थे। ये चीज़ अब फॉर्म फिलअप के साथ अपन ने कंबाइन कर दी है। इनकेस अगर कोई ऐसी एलएलपी है जिसने वो रन एलएलपी के थ्रू नेम रिजर्व किया हुआ है, तो उस नेम के बेसिस पे भी तुम फॉर्म सबमिट कर सकते हो। समझ आया? अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें तुम्हें स्टेट करनी है। पहली चीज़ एलएलपी का नाम, दूसरा प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहाँ पर रहेगा, जो एलएलपी में पार्टनर्स बनने वाले हैं उनका नाम और उनका रजिस्टर्ड एड्रेस, और जो डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले हैं उनकी सारी डिटेल्स। ये बेसिक डिटेल्स है। इनके अलावा अगर और भी कोई डिटेल्स अपन को चाहिए होगी तो रजिस्ट्रार मांग सकता है। आया समझ में? अपन ने कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे तब अपन ने रीसबमिशन वाला एक पॉइंट देखा था कि स्पाइस प्लस को कितनी बार रीसबमिट कर सकते हैं। वो पॉइंट याद है किसी को? 2 बार सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? 15 डेज़। 15 डेज़ के गैप में तुम रीसबमिट, इनकेस अगर कोई इंक्वायरी आती है तो 15 डेज़ के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रार को वापस से इंटीमेट करना होगा। वापस अगर कोई इंक्वायरी आती है तो 15 डेज़ के अंदर तुम्हें सबमिट करना होगा। मैक्सिमम ये जो टाइम लिमिट है, तुमने जब से फॉर्म सबमिट किया है उधर से लेके तुम्हारा अप्रूवल तक का, वो 30 डेज़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। समझ आया? इधर तुमने फॉर्म सबमिट किया, तुम्हारा जो फिलअप फॉर्म है वो यहाँ पर तुमने सबमिट किया, 10 डेज़ बीत गए वहाँ पर, और यहाँ पर फिर एक इंक्वायरी आती है। आरओसी ने बोला कि तुम्हारा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो बराबर नहीं है, उसको करेक्ट करके हमें वापस से रीसबमिट करो। तो अब यहाँ पर तुम्हें 15 डेज़ के अंदर अंदर ये रीसबमिशन कर देना होगा। समझ आया? अब यहाँ पर इन लोगों ने एक और टाइमलाइन ये बोली कि इधर से लेके इधर तक का जो टाइम लिमिट है, जो फाइनल सबमिशन होगा, वो 30 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर भी तुम्हें 2 बार सबमिट करने का मौका मिला जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो तुम्हें वापस से फ्रेश फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कौन से फॉर्म में आता है? फॉर्म नंबर क्या था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का? नहीं, INC 32 इज़ अपना जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो जब रजिस्ट्रार तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। वो फॉर्म का नंबर DIR इज़ फॉर डायरेक्टर। अगर अपन इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आगे INC तो आएगा ही। DIR अगर बोल रहे हो तो वो डायरेक्टर रिलेटेड फॉर्म्स के लिए होगा। INC तो है, 32 नहीं है। 32 जब अपन स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हैं ना उसमें INC 32 आता है। नहीं, 9 इज़ फॉर डिक्लेरेशन। सारे नंबर बोलो, कोई ना कोई तो एक करेक्ट हो ही जाएगा। 33, 34 इज AOA MOA। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में आता है? 32 नहीं है, वो रिजेक्ट हो चुका है। ढूंढो लिखवाया भी था ये चीज़। INC 11 लास्ट पॉइंट पे मैंने लिखवाया था, मिला? सिमिलरली सुन लो, हो गया ख़त्म बस। सिमिलरली LLP का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा उसमें भी LLP का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो, उसका पैन नंबर और उसका टैन नंबर साथ में आएगा, और वो फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 16 है।
66 के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर्म 16। आया समझ में? अब सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। देखो लैंग्वेज रीड कर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय द सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B क्लॉज B एंड क्लॉज C। क्लॉज B एंड C अपन ने जो स्टार्टिंग में देखा था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपन को सबमिट करना है और एक प्रोफेशनल का वेरिफिकेशन होना चाहिए साथ में, वो सारी चीज़ें अगर कंप्लाई हो जाती है तो रजिस्ट्रार शेल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ दैट सबसेक्शन हैज़ नॉट बिन कंप्लाइड विद, ही शेल विद इन 14 डेज। अब इसका मतलब समझाओ मेरे को। सेक्शन 11 तुम पढ़ चुके हो, क्लॉज A, B एंड C अपन ने डिस्कस किया। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब बताओ। जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार अपने पास रखेगा मैक्सिमम 14 डेज के लिए। रजिस्ट्रार अपने पास क्यों रखेगा? मतलब कि वो जो बी और सी वाला है जमा कर दिया है और ए जमा नहीं हुआ है। ए क्या था? वो वाला 2 और मोर। 2 और मोर, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अपन को? उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। क्या है? कॉर्पोरेशन वो क्लॉज बी है। क्लॉज बी में बोला इनकॉर्पोरेशन। क्लॉज ए देखो, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 इसका क्लॉज है, ये बोलते हैं कि 2 और मोर पर्सन साथ में काम करते हुए होने चाहिए। क्लॉज बी जो है दैट टॉक्स अबाउट योर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और क्लॉज सी जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब सेक्शन 12 ये बोलता है कि सपोज ये दोनों कंडीशंस तुम्हारे फुलफिल हो गई है लेकिन अभी तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो जब तुम ये डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हो ना तो उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर तुम्हारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर तुम ये वाली कंडीशन के साथ अपने जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार में फाइल कर दोगे। आया समझ में? सपोज तुम एक ही इंसान हो, अभी तक तुमने सोचा कि तुम एक पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हो, दूसरा इंसान कौन लेकर आओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बनाओगे, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। नाम डिसाइडेड है, बिजनेस डिसाइडेड है, बाकी सब चीज़ें हो गई है, तो वहाँ पर तुम एक बार के लिए फॉर्म फाइल कर सकते हो, प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन भी ले लिया, लेकिन जब तक तुम्हारी क्लॉज ए वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक LLP फॉर्म ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जब से तुमने ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना दिया है उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर ये कंडीशन फुलफिल होकर रजिस्ट्रार में फाइल हो जानी चाहिए। समझ में आया? अब ये पैराग्राफ वापस पढ़ो। टू पीपल वाली कंडीशन फुलफिल करने के लिए 14 डेज़ का टाइम दिया है ROC ने तुम्हें। इन शॉर्ट आया समझ में? नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की। अब रजिस्टर्ड ऑफिस के जो प्रोविजंस थे वो कंपनीज एक्ट में भी थे ही,
अब यहाँ पर भी तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, ताकि जो भी तुम्हारी अथॉरिटीज़ है, जो भी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स है, या तुम्हारे जो जनरल पब्लिक है जो भी तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है, उन सबको पता हो कि तुम्हें कांटेक्ट कौन सी जगह पर किया जा सकता है, कहाँ पर तुम मिलोगे, कहाँ पर तुम्हारा बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, कहाँ पर LLP के सारे पार्टनर्स अवेलेबल रहेंगे। तो वैसे केस में तुम्हें एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी जगह पर होना चाहिए, तुमने कौन सी जगह सेलेक्ट की है, वो चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई और तीसरा इंसान उसके लिए कोई इंक्वायरी तो नहीं रेस कर रहा, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे LLP अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होगी। यहाँ पर कोई तुम्हें एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं फाइल करना, तुम्हें अपना LLP अग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन करनी है कि तुम्हारा रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पर होने वाला है, और वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट को ही तुम रजिस्ट्रार में इंटीमेट कर दोगे। समझ आया? कोई भी अगर तुम्हारे LLP में चेंजेस होते हैं, अगर तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, पार्टनर चेंज किया है, या तुमने अपने LLP के कोई भी प्रोविजंस चेंज किए, तो सबसे पहला चीज़ जो तुम करोगे दैट इज़ तुम्हारा LLP अग्रीमेंट चेंज करोगे। अगर तुमने एक रेजोल्यूशन कर लिया, उसके थ्रू तुम्हारा LLP अग्रीमेंट चेंज हो गया, और वो अग्रीमेंट अगर तुमने इंटीमेट कर दिया ROC को, तो उसके थ्रू तुम अपना बिजनेस वापस कंटिन्यू कर सकते हो। समझ आया? ये चीज़ थोड़ी सी कंपनी के साथ सिमिलर आ रहे, पार्टनरशिप के साथ सिमिलर लाइन पे चलती है कि जैसे पार्टनरशिप डीड बोलेगी उस हिसाब से तुम्हारी फर्म काम करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अपन कंपनीज एक्ट LLP एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कंट्रोल या मैनेजमेंट है वो LLP अग्रीमेंट के हिसाब से होगा। तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहाँ पर है, कौन सी जगह पर सिचुएटेड है, वो सारी चीज़ें तुम LLP अग्रीमेंट में मेंशन करोगे। समझ आया? इन केस अगर तुमने कोई अपना फॉर्म सबमिट किया है, उसमें कोई कंप्लायंस अधूरा रह गया है, या जो तुमने एड्रेस भेजा है वहाँ पर कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, वो एड्रेस फ्रॉड है या फिर पूरा क्लियर नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ भी नॉन कंप्लायंस होता है तो उसकी पेनल्टी तुम्हें भरनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है वो तुम्हें 4th पॉइंट पे दिया हुआ है, 500 फॉर ईच डे, subject to a maximum of 50,000 from each partner। क्या हुआ? अरे वो थोड़ा मिसप्रिंट है। हाँ, if any default is made by the LLP and then its every partner shall be liable to a penalty of C। अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो LLP खुद और उसके पार्टनर्स दोनों लायबल होंगे पेनल्टी के लिए। LLP को भी पेनल्टी लगेगी, उसके सारे पार्टनर्स को भी पेनल्टी लगेगी। LLP भी 500 ईच डे की पेनल्टी भरेगा अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000। सेम गोज टू ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। समझ आया? हाँ, अलग अलग LLP को भी भरनी पड़ेगी, उनके हर एक पार्टनर को भी भरनी पड़ेगी। हाँ, 2 पार्टनर और एक जितने भी पार्टनर हो, वो ज़रूरी नहीं है हर बार 2 ही पार्टनर LLP फॉर्म करें। और इसमें एवरी पार्टनर लिखा हुआ है, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं। तो जितने भी पार्टनर होंगे सबको भरनी पड़ेगी। क्या हुआ? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? सपोज तुमने एक फर्म स्टार्ट की, उसमें 4 पार्टनर है और इनमें से ये A और B जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है। अब अगर इनकेस तुमने जो भी एड्रेस बताया वो फ्रॉडुलेंट निकला, वो उस चीज़ की तुमने कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो फर्म है उस पर भी 500 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी और ये हर एक इंसान को भी 500 रुपये पर डे भरना पड़ेगा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज़। समझ आया? एवरी डे फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज़। समझ आया?
रूल 16 अब ये बोलता है जब तुम अपने LLP का रजिस्टर्ड एड्रेस डिस्क्लोज़ कर रहे हो, उस एड्रेस के साथ तुम्हें तुम्हारा पिन कोड और ईमेल एड्रेस वो सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज़ करनी होगी। आया समझ में? नेक्स्ट सबसेक्शन 2 जो रूल 2 का क्या हुआ, कौन सा रूल 16 का जो सब रूल 1 है उसमें इन लोगों ने ये बोला है कि तुम्हारा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके साथ में उस एड्रेस का पिन कोड और तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का जो ईमेल एड्रेस है वो चीज़ें भी तुम साथ में डिस्क्लोज़ करोगे। ठीक है। सब रूल 2 जो है वो ये बात करता है कि सपोज़ तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के साथ कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारा बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है या उधर से तुम कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो चीज़ भी तुम साथ में डिस्क्लोज़ करोगे। अब सपोज़ तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है तो तुम्हारा ऑफिस अलग जगह पर है, तुम्हारी फैक्ट्री अलग जगह पर है, तो गुड्स बन कहीं और रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहीं और से हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे एड्रेस तुम्हें अपने अग्रीमेंट में मेंशन करने होंगे। समझ आया? सब रूल 3 फॉर्म के बारे में बात करें कि इनकेस अगर तुम एक्स्ट्रा एड्रेस जो है वो अपने रजिस्टर करा रहे हो ROC के साथ तो कौन से फॉर्म में करना है और कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 4 का क्या मतलब होता है, रीड करके उसका इंटरप्रिटेशन बताओ। नेक्स्ट पेज पर है। लैंग्वेज समझ आई? रूल 16 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पर सब रूल 3 ये बोलता है कि इनकेस अगर तुम कोई दूसरा अदर एड्रेस देने वाले हो जहाँ पर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स LLP के अब इस एड्रेस पे सबमिट हो, रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे नहीं, तो कोई भी अगर तुम्हें कम्युनिकेशन करना है तो प्लीज़ हमें इस एड्रेस पे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना, हमने जो रजिस्टर्ड एड्रेस दिया था वहाँ पर नहीं। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो सब रूल 4 ये बात करता है कि जिस दिन तुमने ये डॉक्यूमेंट फाइल किया, सपोज़ तुमने ये चीज़ का इंटीमेशन जो है वो 30 अप्रैल को दिया और तुम ये बोल रहे हो कि जो 15 अप्रैल को जो हमें डॉक्यूमेंट का जो समन भेजा है गवर्नमेंट को वो हमें इस एड्रेस पे मिलना चाहिए, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। समझ आए कि जिस दिन से वो डॉक्यूमेंट सबमिशन तुम्हारा ये एड्रेस पे स्टार्ट होगा वो जो डेट है वो पुराने एड्रेस के इंटीमेशन के डेट से पहले का नहीं हो सकता। आया समझ में? तुम्हारे LLP के 2 एड्रेस है, एक तुम्हारा जो ब्रांच है वो वेसू में है, ये तुम्हारा रजिस्टर्ड एड्रेस था। जब तुमने LLP स्टार्ट कराई थी तब तुमने यहाँ का जो एड्रेस है वो रजिस्टर कराया था। अब तुमने ऐसा सोचा कि मैं अपना ब्रांच जो है वो शिफ्ट करके उधना कर रहा हूँ और मेरे को मेरे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो यहाँ पर चाहिए। ये चीज़ जो तुम्हारी थी वो फाइनल हो गई थी सपोज़ 1
दिसंबर को। ठीक है, इस चीज़ का जो तुम्हें अपन ने बोला था कि फॉर्म 12 में तुम्हें इस चीज़ के बारे में इंटीमेशन देना पड़ेगा, ये फॉर्म 12 तुमने फाइल किया 15 दिसंबर को। ठीक है, इतना समझ आया। अब तुम ये बोलोगे कि 1 दिसंबर और 15 दिसंबर के बीच में अगर जितने भी समन्स आए थे ना, वो तुम्हें अब इस एड्रेस पे चाहिए, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि जब तक आरओसी को पता ही नहीं था कि तुम्हारा एड्रेस इधर का है, तब तक वो बाकी सारे फॉर्म्स तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही भेजेगी। तो यहाँ पर 4th पॉइंट यही बोल रहा है कि जो इफेक्टिव डेट है कि जब से अपन सारे डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन सब कुछ ये वाले एड्रेस पे करेंगे, वो इस फॉर्म की डेट से पहले की डेट नहीं हो सकती। आया समझ में? अब 15 दिसंबर के बाद में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा, वो फिर तुम्हारा इस एड्रेस पे आना चाहिए। उससे पहले का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होगा तो वो यहाँ पर ही आएगा। अब सपोज 14 दिसंबर का कोई डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो गया था, तो वो चीज़ तुम्हारे वेसू वाले एड्रेस पे ही पहुँचेगी, उधना वाले पे नहीं आएगी। आया समझ में? समझ आ रहा है कि क्या कॉपी करना? अच्छी बात है। सब रूल 4 समझ आया, लैंग्वेज क्या कहना चाहे। अब एक बार लैंग्वेज रीड कर लो, क्योंकि ये गोल गोल अपन पेपर में नहीं बना सकते। 1 दिसंबर को रजिस्टर्ड एड्रेस का तुमने वो रजिस्ट्रेशन कराया था कि ये है तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस इधर। हो सकता है ना रजिस्टर्ड एड्रेस तुम्हारा इधर का है, लेकिन तुमने एलएलपी में ये चीज़, आरओसी में ये चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराया है कि अब जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स हमें भेज रहे हो ना, जो भी कम्युनिकेशन तुम करना चाहते हो, वो प्लीज़ ये उधना के ऑफिस पे करो। तो वो चीज़ जब से तुमने ये फॉर्म फाइल कर दिया है ना, उसके बाद से कंटिन्यू होगा। इससे पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो तो यहाँ पर ही आएंगे। ये 1 दिसंबर को नहीं भी काउंट करोगे तो भी चलेगा। 15 दिसंबर वाली डेट कंपलसरी है। आया समझ में? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट अपन बहुत बार डिस्कस। पार्टनरशिप फर्म में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन याद है किसी को कि अगर वो रजिस्टर कराया तो उनके क्या क्या फ़ायदे होंगे? कैन स्यू, कैन बी स्यूड, पर हाँ एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, अपने नाम पर तुम डिस्पोज भी कर सकते हो, कॉमन सील अगर तुमने बनाई है तो वो चीज़ भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स है वो सारे फीचर्स एलएलपी में आ जाएंगे अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो तो। ठीक है, क्लियर? नेम एलएलपी में कौन से, अरे कंपनी का अपन ने नेम रिजर्वेशन, नेम रजिस्ट्रेशन नहीं, कौन सा नेम कंपनी का होना चाहिए उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। रूल 8 कि अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और कोई दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो सेम ही पॉइंट्स है कि पहली चीज़ तो ये कि तुम अपने नाम के आगे पीछे एलएलपी यूज़ करोगे। दूसरा पॉइंट, जैसे अपने कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर तुम एलएलपी स्पेसिफाई करोगे। दूसरा पॉइंट, तुम्हारा नाम जो है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेडमार्क कंपनी या दूसरी एलएलपी से सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। इसमें वो सारे पॉइंट्स जो अपन ने देखे थे कि ट्रांसलेशन नहीं चलेगा, अलग फॉन्ट में अलग टेंस में बोल दिया तो वो नहीं चलेगा, सिंगुलर का प्लूरल कर दिया तो वो नहीं चलेगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। आया समझ में? रिजर्वेशन ऑफ नेम, कंपनी में अगर अपन नाम रिजर्व करें तो कितना टाइम लिमिट होता है?
20 days और existing होगी 60। तो ये चीज़ यहाँ पर 3 महीने है। LLP में अगर तुम नाम रिजर्व करा रहे हो तो वो नेम रिजर्वेशन 3 मंथ्स तक होता है रजिस्ट्रार के इंटीमेशन से। आया समझ में? इसमें भी यही कि तुम नेम रिजर्वेशन के लिए जो नाम पे तुम चेंज करना चाहते हो या जो तुम्हारा ओरिजिनल नेम, इनकेस अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो जो नाम तुम सजेस्ट कर रहे हो, और इनकेस अगर तुम नाम चेंज कर रहे हो तो कौन से नाम में तुम अपना LLP रखना चाहते हो उसकी डिटेल्स तुम्हें देनी होगी। और दोनों के लिए ही टाइम लिमिट सेम है 3 मंथ्स। एक जगह पर जहाँ पर टाइम लिमिट चेंज हो रही है दैट इज़ इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी या फॉरेन LLP। इनकेस अगर कोई फॉरेन LLP जो है वो इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है और फॉरेन में वो जिस नाम से काम कर रही है ना उसी नाम से वो यहाँ पर काम करना चाहती है, तो वैसे केस में तुम्हें कंपनी अपने इंडिया में भी तो नेम तो रिजर्व कराना पड़ेगा अगर अपन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वैसे केस में ये जो इनकॉर्पोरेशन की टाइम लिमिट है, जो रिजर्वेशन की टाइम लिमिट है वो 3 इयर्स की हो जाएगी कि जिस दिन से तुमने इंटीमेट किया है उस दिन से 3 साल तक तुम्हारे लिए वो नाम हम रिजर्व करके रखेंगे। इनकेस अगर फॉरेन LLP या फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए फॉर्म भी चेंज है, दैट इज़ फॉर्म 25। आया समझ में? उससे पहले जो 3 मंथ्स वाला नेम रिजर्वेशन है वो तुम कौन से फॉर्म में कर रहे हो? नहीं लिखा है यहाँ पर। नेम रिजर्व अपन कहाँ पे कहते हैं? स्टार्टिंग में पढ़ा था एकदम LLP में। हाँ, फिलिप में। LLP के लिए फॉर्म फिलिप होता है ना, उसमें अपन ने देखा था नेम रिजर्व कर सकते हैं, तो वो फॉर्म फिलिप में ही तुम अपना नेम रिजर्व करा रहे हो। और इनकेस अगर तुम नाम चेंज करा रहे हो तो वो रन LLP में। ठीक है, याद रहेगा। सेक्शन 17 पढ़ के बताओ कि क्या लिख रहा है ये लोग। ये लैंग्वेज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनएडवर्टेंस का मतलब कि वो चीज़ पहले नज़र में नहीं आई थी लेकिन अब पता चल रही है, ऐसा। सेक्शन 17 में ऐसा है कि सेक्शन 15 और 16 में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर कोई भी LLP का नाम और किसी LLP या कंपनी से सिमिलर है, ट्रेडमार्क से सिमिलर, तो उसके पास 3 मंथ्स का टाइम होगा, तो चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ अपन ने कंपनी में भी पढ़ा था कि इनकेस अगर वो सिमिलर नाम से एक बार के लिए इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, तुमने सेक्शन 15 सेक्शन 16 फॉलो करके अपना नाम रिजर्व करा कर LLP इनकॉर्पोरेट की थी, लेकिन उसके बाद में पता चला कि तुम्हारा जो नाम है वो किसी और कंपनी या ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है, तो वैसे कि इसमें गवर्नमेंट तुम्हें 3 महीने का टाइम देगी। वो 3 महीने के अंदर तुम्हें अपना LLP का नाम चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ?
अपन ने पहले पॉइंट में क्या देखा था कि कोई भी ट्रेडमार्क से अगर आइडेंटिकल है तो वैसे केस में तुम्हें 3 महीने में नाम अपना चेंज करना पड़ेगा। अब सपोज़ कोई ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, उसको वो चीज़ बाद में रियलाइज़ मतलब उसने ये चीज़ का एप्लीकेशन फाइल किया कि मेरे ट्रेडमार्क से सिमिलर है इसका नाम, तो वो चीज़ तुम्हें चेंज करवानी पड़ेगी। तो वो जो एप्लीकेशन फ़ाइल करने की टाइम लिमिट है ना, वो यहाँ पर 3 साल की दी हुई है कि मैंने अगर सपोज़ सन के नाम पर अपना एक ट्रेडमार्क करा के रखा हुआ है और तुम लोगों ने उसके नाम पर एक LLP स्टार्ट कर दी, तो मेरे पास तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन के डेट से 3 साल तक का टाइम है कि मैं इस चीज़ की कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती हूँ। अगर वो टाइम एक्सीड हो गया तो फिर वो नाम फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया? इन जनरल सेक्शन 17 में अपन जो चेंज ऑफ नेम की बात कर रहे हैं, उसमें अपन ने देखा कि सपोज़ कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसी LLP जिसका नाम कोई कंपनी, कोई दूसरी LLP या कोई ट्रेडमार्क से अगर सिमिलर है और वो चीज़ जब भी पता चलती है तो कोर्ट इनको डायरेक्ट कर सकता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये 3 महीने अपन कब से स्टार्ट करेंगे? जब से कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तब से, कोर्ट के ऑर्डर से 3 महीने के अंदर तुम्हें ये नाम अपना चेंज करना होगा। ठीक है, समझ आया? अब सपोज़ ये कोई ऐसा ट्रेडमार्क का जो भी प्रोप्राइटर है ना, उसने कंप्लेंट रजिस्टर की थी कोर्ट में कि भाई इसका और इसका नाम सिमिलर है, तो वैसे केस में इसके लिए जो टाइम लिमिट है कि तुम कितनी दिन में, कितने टाइम में ये कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, दैट इज़ 3 years। अगर यहाँ पर मैंने LLP स्टार्ट की है सन LLP करके और इसने सन का ऑलरेडी ट्रेडमार्क लिया हुआ था, तो सपोज़ अगर मेरी ये LLP मैंने इनकॉर्पोरेट कराई है 2024 में, तो इसके पास उसके ये इनकॉर्पोरेशन की डेट से 3 साल तक का टाइम लिमिट है कि वो कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है और इसका ये नाम चेंज करा सकता है। समझ आया? सपोज़ इसने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी 2026 में, उसके बाद में जब कोर्ट का डायरेक्शन आएगा उसके 3 महीने के बाद में उसको 3 महीने के अंदर उसको नाम चेंज करना होगा। टाइमलाइन पता चली? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वापस टाइमलाइन का है, लेकिन ये जो टाइमलाइन है वो अपन इंटीमेशन की बात कर रहे हैं। LLP के अग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज तुम करोगे तो वो सारी चीज़ों का इंटीमेशन तुम्हें ROC को देना पड़ेगा। तो वैसे केस में इनकेस अगर तुमने अपना नाम चेंज किया है तो जिस दिन से वो नया नाम तुम स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से 15 डेज़ के अंदर ROC को उस चीज़ का इंटीमेशन पहुंच जाना चाहिए। When an LLP changes its name or obtains a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of change give notice of the change to the registrar along with the order of the central government। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने ये ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डेंस में हमने ये नाम चेंज किया, तो उसका ऑर्डर और तुम्हारा नेम चेंज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों चीज़ें ROC को तुम्हें सबमिट करनी होगी। समझ आया? आया समझ में? जिस दिन से तुमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है उस दिन से 30 डेज़ के अंदर, अब तुम्हारा अगर नाम चेंज हो गया तो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें तो दूसरा नाम था। तो ROC जिस दिन से तुमने वो फॉर्म सबमिट किया है उसके 30 डेज़ के अंदर तुम्हें करेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे देगा। तो 2 टाइमलाइन है, तुम्हें जो इंटीमेट करना है ROC को उसके लिए तुम्हारे पास 15 डेज़ है, और ROC जो वापस तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा उसके लिए उसके पास 30 डेज़ का टाइम है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला हुआ है कि यहाँ पर सबसेक्शन 1 में अपन ने जो देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर LLP ने नाम नहीं चेंज किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसका नाम चेंज कर देगी।
और उस चीज़ को रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी और रजिस्ट्रार उसके हिसाब से तुम्हें नया सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। समझ में आया? नहीं? हाँ क्या? ना एक जो पॉइंट है वो ख़त्म करके बैकअप करेंगे ना। नेक्स्ट इधर और रूल नंबर 20। अब अपन ने ये देखा था कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में तुम्हें इंटीमेट करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फीस भरनी पड़ेगी। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है वो यहाँ पर तुम्हें दिया है। द LLP में चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर एज लेड डाउन। अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है कि तुम्हें 50% रेजोल्यूशन में एटलीस्ट 50% अग्री करते हुए होने चाहिए या यूनानिमसली अग्री करते हुए होने चाहिए, उस हिसाब से तुम रेजोल्यूशन पास करोगे। उसके बाद में जो भी तुमने नाम चेंज किया है उसको तुम्हें ROC में इंटीमेट करना पड़ेगा। वो इंटीमेशन फॉर्म 5 के थ्रू होगा। फॉर्म 5 LLP में अपन जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जितने भी चेंजेस तुम करोगे उसके साथ में फॉर्म 5 तो तुम्हें सबमिट करना ही पड़ेगा। जब अपन LLP बनाते भी है, जब LLP अपन तुम पूरा इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो फॉर्म फिलअप जब तुम्हारा अप्रूव हो जाता है ना, उसके बाद में अग्रीमेंट को अप्रूव कराने के लिए तुम्हें फॉर्म 5 सबमिट करना पड़ता है। समझ आया? एक बार पहली बार जब तुम सबमिट कर रहे हो तब भी फॉर्म 5 जाएगा। उसके बाद में कोई भी सब्सिक्वेंट चेंजेस भी अगर तुम अग्रीमेंट में कर रहे हो उतनी बार तुम्हें फॉर्म 5 सबमिट करना पड़ेगा। समझ आया? Notice of change of name shall be given to the registrar in form 5 within 30 days। फीस जो एनेक्शन में दी हुई है उस हिसाब से आया समझ में। अब वो फॉर्म 5 अगर अप्रूव हो जाता है, रजिस्ट्रार देखता है कि सारे डिटेल्स प्रॉपरली दिए हैं और सारे एक्यूरेट है, तो उसके हिसाब से वो नया सर्टिफिकेट तुम्हें इशू करके दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेक्शन 20 में कोई भी प्रोविज़न दिया हुआ है उसको तुमने फॉलो नहीं किया तो उसकी पेनल्टी दी है, विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। If any person or persons carrying on business under any name or title of which the words LLP or any contraction or imitation thereof is for the last words or words, that person or each of the person, वो लोग पे LLP पे नहीं लगेगी, पार्टनर्स पे। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट कि LLP के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उस सारे जगह पर LLP का नाम, उसका एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल साथ में होनी चाहिए। LLP अगर कोई बिल इशू कर रही है, कोई अग्रीमेंट इशू कर रही है, या फिर उसके साथ में उन लोगों ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है जो उन्हें पब्लिक में डिस्क्लोज़ करना है, उनके कोई स्टेटमेंट्स है जिनको पब्लिक में डिस्क्लोज़ करना है, ऐसे हर एक डॉक्यूमेंट पर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो होनी चाहिए। साथ साथ में उनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आता है, वो भी। इनकेस अगर वो कोई भी डिटेल्स मिसिंग रह जाते हैं या उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसकी भी पेनल्टी इन लोगों ने स्पेसिफाई की हुई, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। समझ आया? पेनल्टी अगर तुम्हें पूरी प्रॉपर अच्छे से याद है तो ही लिखना, अपने मन से अपन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया? अब इनकॉर्पोरेशन और उसके साथ में जो रजिस्टर्ड नेम और उसका चेंजेस है, उतना तक टॉपिक अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट फिर वापस से पार्टनर की ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन का ही पॉइंट है, वो कल से कंटिन्यू करेंगे, परसों।